हे गाइस, वेलकम टू एजुडे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ एनडीए मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। जैसे आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को एनडीए के मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके गाइस, सो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2019 का पेपर था, और इस पेपर में जो लेटेस्ट हुआ था 2019 का, तो वो कर रहे हैं। इसमें हम 37 क्वेश्चन तक कर चुके थे और 38 से 75 क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ओके, और जैसे आपको पता है, मैंने आप लोगों को बोला है कि जितनी फ्रिक्वेंटली आपको वीडियो चाहिए उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देगा इस, ठीक है ना। जितना अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा उतनी जल्दी मैं आपके लिए, उतनी फ्रिक्वेंटली मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा और उतना बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो है। आप लोग अगर मेरे बारे में नहीं जानते तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो है मेरे बारे में, मैंने क्या क्या किया है। ओके, और ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं, कोई भी टेलीग्राम में नोट्स वगैरह जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, वो जाके आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में आप क्वेश्चन डिस्कशन, जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको कोई क्वेरी है, आपको उसको सॉल्यूशन चाहिए, तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन दिस टेलीग्राम channel. Okay, a discussion group, it's a discussion group, and I think 150 plus member has joined. If you want, you can also join on this telegram channel. Okay, so दो चैनल और हैं। आप लोग ये टेलीग्राम से भी AG_today और डिफेंस बाबा, इससे भी आप लोग टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं। यू विल गेट द चैनल and you can join them too. So अगर still you have a further query, you want to contact me, you can contact me through this WhatsApp number, that is 8532949980। और आप लोग मुझसे कोई टच में रहना चाहते हो, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो defense_बाबा इंस्टाग्राम पे सर्च करके यू कैन फॉलो मी ऑन देयर। और चाहो तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो। दिस इज़ माय पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन फॉलो मी देयर टू। ओके गाइज, सो 37 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 38 क्वेश्चन, 48 आ गया। ओके गाइज, सो 38 क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर पी क्यू आर द रियल नंबर। हमको दो वो दी गई हैं, क्या स्टेटमेंट दी गई हैं, और दो स्टेटमेंट्स हमको चेक करके बताना है कि कौन से करेक्ट हैं। मेक श्योर दैट आप क्वेश्चन को करेक्ट पढ़े। कई बार इनकरेक्ट लिखा रहता है, तो कई बार लड़के करते नहीं और करेक्ट का ऑप्शन मार के आ जाते हैं, तब गलत हो जाता है। तो आपको मार्क्स लूज़ नहीं करने हैं, वो भी जल्दीबाजी के चक्कर में। ओके, आज रात ऑनलाइन सेशन होगा, 9 साढ़े 9 बजे करीब मैं आऊँगा। आप लोगों की कोई क्वेरी है कि किस तरह से स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस तरह से पेपर सॉल्व करना है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा जब आप इंडिया का पेपर देने जा रहे होंगे। तो द रूट्स आर रियल। रियल की कंडीशन क्या है? रियल की कंडीशन रहती है डी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो आप लोगों को यही देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी फॉर्म में नहीं है, तो उसको फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोल के रख दीजिए। तो जैसे ही आप इसको खोलोगे तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा 4x² माइनस 4p प्लस क्यू और प्लस 4pq माइनस r²। ओके गाइस, माइनस r² इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी हम इसको हमने अभी खोला है, सिर्फ 0 के खोला है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट जब चेक करेंगे, क्योंकि रियल रूट के लिए हमें पता है डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालें। आप सब जानते हो b² माइनस 4ac आप कर सकते हो, ठीक है ना, या आप जानते हो इज ग्रेटर देन 0। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। आप जैसे ही रखोगे, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 16p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 4pq माइनस r का स्क्वायर। ओके गाइज, इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व इट फर्दर। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 16p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब ये खुलेगा, यहाँ पे 4pq आ जाएगा। देखो यहाँ पे p² आ जाएगा, मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखो इस लाइन को। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये p² आ जाएगा, q² आ जाएगा, प्लस 2pq आ जाएगा, माइनस यहाँ पे से 4pq आ जाएगा और प्लस r² आ जाएगा। 4p माइनस में प्रूफ हो जाए तो माइनस 2pq हो जाएगा, जो आइडेंटिटी बन जाएगी p माइनस q के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे q की p माइनस क्यू होल स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया था, तो आपको समझा दिया मैंने, r² आ जाएगा। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे p माइनस क्यू इज इक्वल टू r² दिए देखा आपको, स्क्वायर और स्क्वायर। कोई भी जो स्क्वायर वाली टर्म रहती है वो कभी भी नेगेटिव
इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये जो कंडीशन रहेगी ना गाइस, ये वाली कंडीशन, ये हमेशा ग्रेटर रहेगी। ये एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव नंबर है, गॉट इट। और जो दूसरा है ये एक स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही शो करेगा, चाहे क्यू ग्रेटर क्यों ना हो किससे, पी से, चाहे पी क्यों ना हो, क्यू क्यों ना हो ग्रेटर हो पी से, तभी भी एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, और आर स्क्वायर भी एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे आप नेगेटिव नंबर डाल दो। तो इसका मतलब यह है कि हमेशा ग्रेटर देन रहेगा। तो यस, जो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ रहा है, हमें ये चेक करना था कि ये रियल की कंडीशन है कि रियल है, तो यहाँ पे रियल होगा, दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट डेफिनेटली इट्स अ रियल रूट। तो पहली कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, वो कह रहा है कि अगर p इक्वल टू क्यू हो जाए तो क्या रूट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। अगर p इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी गाइस। अगर p इक्वल टू क्यू हो जाएगा तो जो ये डिस्क्रिमिनेंट वाली d निकाली थी हमने, p इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 r स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे ये 16 जो 0 चल जाएगा 0, तो r भी क्या आ जाएगा 0। अगर r भी 0 आ गया दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एंड r इज इक्वल टू 0, p अगर q हो जाएगा तो r इज इक्वल टू 0 होगा, तो रूट्स आर इक्वल, ठीक है। तो हाँ डेफिनेटली इस रूट्स आर द इक्वल। तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो चुकी है और पहली वाली कंडीशन भी ट्रू, दैट मीन्स बोथ 1 and 2 आर द कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये वाला आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। हमको एक सेट दिया गया है एस इज इक्वल टू 2 4 6, एक मतलब एक इवन नंबर का सेट दिया गया है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पूछा कि कितने होंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर मैं कर लूँ तो इसमें हमारे 10 एलिमेंट होंगे। टोटल कितने एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट है। तो 10 एलिमेंट है, पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं। हम जानते हैं सबसेट अगर हम निकालना है तो 2 की पावर n होती है, दैट मीन्स 2 की पावर n करेंगे हम, तो 2 की पावर n कितनी है 10, और 2 की पावर 10 दैट मीन्स 1024। तो आंसर इज डी। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, टोटल सबसेट अगर आपको निकालने हैं तो वो 2 की पावर n होते हैं। पावर सेट जो होता है आपका वो 2 की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। एक कम कर देते हैं हम 5, 2 की पावर n माइनस 1। तो ये क्या होता है, हमारा पावर सेट होता है, 2 की पावर n टोटल सबसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गाइस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एनडी के पेपर में क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, आपको थोड़ा सा बस अपना दिमाग लॉजिक लड़ाना है और कुछ नहीं करना है, आपको अपना लॉजिक लगाना है। आपको ट्रेडिशनल मेथड भी नहीं करना है, सिर्फ लॉजिक लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे बोला है सी इज ग्रेटर देन डी और आपसे बोला है बाइनरी। अब बाइनरी आप लोग जानते हो कि बाइनरी सिर्फ 0 होता है और 1 होता है। तो अगर c इज ग्रेटर देन c मस्ट बी 1 एंड d मस्ट बी 0, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो यह आ जाएगा 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0, और ये बाइनरी है। अब आपको इसमें डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है, तो डेसिमल आप सब जानते हो, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 2 की पावर 7 2 की पावर 8 2 की पावर 9 2 की पावर 10 2 की पावर 11 2 की पावर 12। तो गाइज यहाँ पे देखो, जो 0 0 वाले हैं उनको आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 11, मे बी 2 की पावर 11 कितना था ये 1 0, 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, सॉरी 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, आई एम सो सॉरी। और ये 2 की पावर 11 जाएगा, 2 की पावर 11 जाएगा तो ये 2 की पावर 5 2 की पावर 4 2 की पावर 3। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3। गाइस ये 2 की पावर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, जो यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ पे 8 पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है, लिख दिए हैं, और 10 ही हो गया और 11 ही हो गया, ठीक है ना। तो इन सब की वैल्यू रख दोगे तो ये 11 जो होता है वो होता है आपका, क्योंकि 1024 हमने देखा कि 2 की पावर 10 कितना होता है अभी रिसेंटली 1024, तो उसका डबल कर दीजिए 2248 आ जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 512, डबल होता है ना, क्योंकि 2 की पावर 10 1024 होती है तो उसकी 512 होती है, ठीक है। तो आप लोग इसके निकाल देना, ये 8 हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी, ठीक है ना, ये 32 हो जाएगी, तो ये 256 हो जाएगी। इस तरह से आप देख लीजिएगा, मे बी ऐसा कुछ होगा। तो आंसर जो होगा वो 2872 होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो आप इस चीज़ को क्या रखोगे गाइस, ध्यान रखोगे कि इस तरह से करना है डेसिमल, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसमें हमको कोसेक थीटा दिखा। तो गाइस आपको ट्रिपलेट के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट क्या होते हैं। ट्रिपलेट मैं समझा दूंगा आपको, अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो, ठीक है ना। वैसे बहुत बेसिक चीज़ है, अगर आपने कहीं से भी थोड़ी सी पढ़ाई की है तो। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट कुछ नहीं होता है। ट्रिपलेट जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम रहती है ना, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं तो ट्रिपलेट होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मेरे पे 3 परपेंडिकुलर है, 4 बेस है, तो 5 क्या होगी? हाइपोटेन्यूस होगी। तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट है मेरा, ठीक है। ठीक है गाइस, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको कह सकता हूँ अगर मेरा 24 ये है, ठीक है ना। अगर मेरा 24 है और 7 ये है, 24 7, तो ये 25 होगा। तो ट्रिपलेट हो गया 25 24 7 का। तो इन्हें ट्रिपलेट बोला जाता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आप लोग इन्हें गूगल करके डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कॉपी पे थोड़ा बहुत लिख दीजिए, और जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स होते हैं उनको आपको याद रखना है। तो जैसे यहाँ पे आपको कॉसेक थीटा दे दिया 29/11। कुछ लोग होंगे इनको डायरेक्टली क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे कि ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, सॉरी हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर 21 आ गया, 29 आ गया। फिर आप पाइथागोरस लगाओगे, फिर पाइथागोरस लगाने के बाद आप लोग डिसाइड करोगे कि ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 20, तब जाके आप आगे सोचोगे। तो गाइज अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो कम से कम आपके 2-3 स्टेप बच जाते हैं, जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिलता है। जो रियली टफ क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे टाइम की ज़रूरत होती है, वहाँ पे तब आपको टाइम वहाँ ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे टाइम खर्च कर रहे हो अपना, तो वहाँ पे जो डेफिनेटली वो जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, लंबे क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको आप ट्रिपलेट, सबसे पहले ट्रिपलेट ला देना। एक और ट्रिपलेट होता है जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया 20 29 और 21, दिस इज अ ट्रिपलेट। सो मुझे ट्रिपलेट पता है, तो ट्रिपलेट अगर मुझे पता है, डायरेक्टली इस ट्रिपलेट को देख के मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ। अगर मैं इसको ट्रायंगल बना सकता हूँ, तो इसने पूछा है 4 सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू मुझसे पूछी है। तो सेक थीटा यार आप निकाल सकते हो। सपोज दिस इज द थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा दिया है जिसमें हाइपोटेन्यूज 21 दिया है, परपेंडिकुलर 21 दिया है, दिस इज थीटा। अब थीटा मुझे पता चल चुका है, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो सेक थीटा की वैल्यू, और उसकी कॉस थीटा निकाल दीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और उसका उल्टा कर लीजिए। तो हम सीधे लिख सकते हैं 20/29, कोई दिक्कत। सेक थीटा बेस 20/29, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको निकाल सकते हो। फिर आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? टेन थीटा की जो वैल्यू होगी मेरी, वो हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 21/20 आई थिंक। और यहाँ पे जो हो जाएगा, सॉरी सेक थीटा में थोड़ा सा उल्टा होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा 29 ऊपर आएगा, सॉरी उल्टा चलेगा ना, 20/29, तो 29/20 आ जाएगा। ये दैट इज़ 4, ये हो जाएगा 30 to 50, 4 × 50 डिवाइडेड बाय 20, तो 4 5 10 आ जाएगा गाइस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। होप सो आपको मेरी बात समझ आई हो। नेक्स्ट तरह चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1.0। कंडीशन ट्रू है कि अगर सेक थीटा जो कॉसेक थीटा वो कैन कभी भी 1.5 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये ट्रू कंडीशन है। डायरेक्टली आप चाहो तो उसका पूरा टेबल ग्राफ दोनों की कंपैरिजन कर सकते हो, कॉस थीटा की और सेक थीटा की, ठीक है ना। आप पूरा टेबल भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1.5 कभी नहीं हो सकते। और दूसरा जो टेन थीटा कॉट थीटा, ये भी कभी नहीं हो सकते। कि अगर मैं कहूँ x+1/x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 है, तो x+1/x जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, पहली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होगी, पहली कंडीशन ट्रू है इसमें। ये सब साइंस वाली बात होती है गाइस, अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा तो आपको ध्यान रहेगा। इसमें दिया है एक लैडर 9 मीटर लॉन्ग रीच द पॉइंट 9 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्टाफ। ये देखो, ये कह रहा है कोई एक ऐसा है, और ये कोई एक स्टाफ लगा है, फ्लैग स्टाफ, इसके पॉइंट तक पहुंच रही है। लैडर है मेरी, लैडर की लंबाई है 9 मीटर, ठीक है। और कहाँ पहुंच रही है, 9 मीटर नीचे। तो मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है ये भी 9 मीटर है, क्योंकि 9 मीटर नीचे पहुंच रही है फ्लैग स्टाफ के, ठीक है ना। टॉप ऑफ द 0.9 मीटर बिलो, 9 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो ये वाली भी 9 हो गई, ठीक है गाइज, ओके फाइन। फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर द एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री। इसके एलिवेशन फ्लैग स्टाफ पे 60 ये आ जाएगा, और ये टोटल 60 दे रखा है आपको। अगर ये 60 दे रखा है तो ये हो जाएगा कितना आपका 90,
और ये 90 हो गया गाइज। तो एक बात ध्यान रखोगे, ये 90 हो गया, ये पूरा टोटल 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो कितना होगा 150, ये तो 30 डिग्री। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। हम मुझसे ये पूछा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ की मेरी हाइट पूछी है, मतलब ये पूरी के पूरे की मेरी हाइट पूछी है, कितनी हाइट होगी। तो हाइट निकालने के लिए अब मुझे तो ये वाला तो पता चल गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता है, तो मैं कैसे निकालूंगा। यहाँ 30 दे रखा है और कुछ दे रखा है ना, मुझे बेस का पता है, लेकिन मुझे ये वाली लाइन पता है। देखो ये वाली लाइन है, ये वाली मैं दिखा देता हूँ कलर चेंज करके, ये वाली लाइन, ये लाइन पता है मुझे, तो ये पता है और कुछ नहीं पता है मुझे, ठीक है। और 60 डिग्री, तो मुझे ये निकालना है, और ये निकालना है ना, ये तो मुझे दे रखा है, मुझे ये निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ये क्या है, ये थीटा डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री, 30 के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये निकालना है और इसके साथ उसका रिलेशन। तो हम जानते हैं जब मुझे ये निकालना है, इसका हमने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में होता है, साइन में होता है। तो मैं लिखूंगा साइन 30 इज इक्वल टू ये वाला, चलो इसको नाम देते हैं ए, और ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है ए डी। तो डी सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए डी इंटू साइन 30। अब ए डी की वैल्यू बताओ 9 है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, जो कितना होता है 4.5। अगर डी सी की वैल्यू 4.5 है, तो बी सी की टोटल फुल बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 + 4.5 दैट इज 13.5। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड यूनिट सर्कल सबटेंडेड एंगल थीटा एट द सेंटर। सपोज एक सर्कल है मेरे पास जिसकी एक कॉर्ड है और सेंटर है, कह रहा है कि 1 यूनिट इसकी रेडियस है, तो ये 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, और ये थीटा डिग्री बना रहा है। अगर ये थीटा डिग्री बना रहा है मेरे भाई, तो हमें बताना है कि ये कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। सपोज ये कॉर्ड है ए बी सी, और ये हो गया सी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। हम जानते हैं कि जब भी कॉर्ड में हम रेडियस, मतलब हम सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉप करते हैं कॉर्ड के ऊपर, ठीक है ना, तो वो क्या किसी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये हो जाएगा ए सी और ये ओ हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये पूरा थीटा था गाइस, ये पूरा कितना था थीटा था, तो जब आधी भी पड़ी तो ये हो जाएगा θ/2, ये θ/2 हो जाएगा। अब θ/2 के सामने कितना होता है, हमने मैं अभी जस्ट इस वाले में बात की कि भाई जब परपेंडिकुलर का दे रखा है मुझे, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और रेडियस दे रखी है 1, तो हाइपोटेन्यूज और किसका परपेंडिकुलर का रिलेशन, तो हाइपोटेन्यूज मतलब साइन θ/2 हो जाएगा ए सी अपॉन क्या ओ ए। अब ओ ए की लेंथ तो कितनी है 1, क्योंकि रेडियस हमने 1 ले रखी है। अगर रेडियस 1 ले रखी है, तो ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे भाई साइन θ/2। और साइन θ/2 अगर मेरी वैल्यू आ गई ए सी की, तो हम जानते हैं ये हमेशा जब भी हम सेंटर से एक ड्रॉप करते हैं तो ये वाली और ये वाली बराबर होती है। तो हमें ए बी निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू 2 ऑफ ए सी, और 2 ऑफ ए सी निकालना है, तो 2 साइन θ/2 इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। होप सो आपको मेरी बात समझ आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। यहाँ पे डायरेक्टली हम दे रखा है 2 tan इनवर्स x। तो हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x की जो एक आइडेंटिटी होती है, आप सबको पता होगी, तो उसी आइडेंटिटी पे बेस है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10, क्या लिख सकता हूँ इसे, मैं लिख सकता हूँ इसे 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स लिखते थे हम अपॉन 1 - x², यही लिखते थे, और ये हो जाएगा यहाँ पे जो भार है ये 10, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, 10 से 10 हट गया, तो बचा 2x। x की वैल्यू कितनी होती है भाई, x कितना था 1/3 था, तो 1/3 डालो, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/9, तो ये 9 हो जाएगा 8/9, ठीक है, 8/9, और ये हो जाएगा 2/3, तो 9 ऊपर चलेगा, 3 नीचे आ गया, 3 × 2 बाय, और ये हो जाएगा 8, यहाँ से 2 जाएगा 4, 3/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, यहाँ पे मुझे प्रोजेक्शन करना है, एक स्केलर प्रोजेक्शन करना है, किसके ऊपर, ए का बी के ऊपर, ए का बी के ऊपर, पी के ऊपर करना है।
तो हम जानते हैं जब भी हमें प्रोजेक्शन करना होता है तो ए डॉट बी ये हमेशा आता ही आता है, और जिसका प्रोजेक्शन जिसके ऊपर होता है तो हमें क्या करना है, ए का बी के ऊपर करना है, तो नीचे क्या आएगा बी। ठीक है भाई, तो बी आएगा तो कर लीजिए, ए और बी का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आई से आई करेगा तो 4 आ जाएगा, प्लस 4 यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे दो नेगेटिव है तो 4 दूनी 8 पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और प्लस 7 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड हम करेंगे रूट अपॉन 16 प्लस 49, सो इट वुड बी 15 और 16 32 और 32 और 49 81 का आ जाएगा 9, तो 19 बाय ये प्रोजेक्शन होगा। ये किसका है, ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन। अगर आपसे पूछा जाता बी का ए के ऊपर तो तब मैग्नीट्यूड ए आ जाता है नीचे, ठीक है ना, ए प्रोजेक्शन डॉट बी, इस बात को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड बोला, देखो दो वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर मेरा कोई है जो नॉन जीरो है, प्लस वेक्टर वी है जो नॉन जीरो है, और इनका सम, ठीक है, इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड, तो ये इक्वल बोल रहा है किसके, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस, मतलब इन दोनों के डिफरेंसेस के इक्वल बोल रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन दोनों में से करेक्ट क्या होगा। इस कंडीशन में गाइज एक ही चीज़ पॉसिबल होती है, जो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। द वेक्टर्स आर द परपेंडिकुलर व्हेनेवर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ टू वेक्टर व्हेन द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, उनका मैग्नीट्यूड जो और उनके डिफरेंसेस के बराबर हो, तो हमेशा याद रखना कि वो आपस में क्या होते हैं गाइज, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये डायरेक्टली हिट क्वेश्चंस था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर गाइज। होप सो आपको मेरी बात समझ आई हो। नेक्स्ट चीज़ पूछते हैं, 47 कर लिया, 48 करते हैं, 48 करते हैं, 49 यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नई स्लाइड चलो यहीं पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझसे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द टू वेक्टर, मेरे को 3 कंडीशन दी गई हैं, और 3 कंडीशन में मुझे बताना है कि इनमें से कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है, ठीक है। तो पहला दे रखा है मुझे कि a प्लस बी ब्रैकेट है ये, a माइनस बी इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल, ये वाली कंडीशन बिल्कुल ट्रू है गाइस, क्योंकि अगर आप इसको देखें, ये कंडीशन डायरेक्टली हिट होती है। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ऑफ ए बी, वही जो सीन होता है, माइनस ऑफ ए बी, ठीक है, और प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा आपस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहली कंडीशन क्या है? ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, देखते ही पता चल रहा है। वैसे अगर आप लोग मैथमेटिक्स के बच्चे हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इतना तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जो पहली कंडीशन है वो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन के बाद आते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या है, ब्रैकेट तो है लेकिन आपको मैग्नीट्यूड दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? मैग्नीट्यूड दिया गया है ए प्लस बी का। तो अगर a प्लस बी का अगर आपको मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ गाइस, तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो आप सब जानते हैं हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। उसी तरह इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा गाइस? इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। अब हम जानते हैं रूट ए इंटू रूट बी अगर जो होता है तो हम उसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, यह एक हुआ है। तो यहाँ पे एक रूट दे रखा तो डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा गाइस। अब यहाँ पे देखिए, इसको एक टर्म मान लेते हैं और इसको एक टर्म मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन फंस गया है, अब हमारे पास कुछ नहीं है। अब ये जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये वैलिड कर रही है, मतलब जो वैलिड कर रही है कब सॉल्व होगी इक्वेशन, जब आपका थीटा, ये पूरी इक्वेशन जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? थीटा पे डिपेंड कर रही है। अब थीटा क्या है ये आपको तो पता है नहीं मेरे दोस्त, लेकिन अगर हम चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि थीटा इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट करूँ तो जो कॉस थीटा होगा वो मेरा 1 दे देगा मुझे। जैसे ही 1 देगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab का होल स्क्वायर। अब गाइज यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये क्या आ जाएगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कंडीशन वैलिड हो जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसके लिए आप बोलोगे कि ये है ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है ना, हमने ये वैलिड हमने निकाली है, ये हमने बोला है कि इस चीज़ के लिए वैलिड होगी, ठीक है ना, वैलिड ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन हमारे पास तो ये है ना, एक्चुअली हमारे पास तो ये निकल के आया, वो तो मैंने आपको बताया है कि इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे आ गया। तो क्या ये जो सेकंड वाली थी वो हमको एग्जैक्ट चीज़ें दे रही थी? नहीं, ये तो हमने कंडीशन पुट करके वो चीज़ निकाली, इसलिए दूसरी वाली वैलिड नहीं है। हमने कंडीशन दी है इस चीज़ पे ना कि थीटा के लिए वैलिड हो सकती है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गई। दूसरा वाला टोटल फॉल्स हो गया। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला क्या दे रखा है हमें? एक क्रॉस प्रोडक्ट है और एक डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में तो आप जानते हो हमें करना क्या है, ठीक है ना, वी नो दैट व्हाट वी हैव टू डू। यहाँ पे हमको दे रखा है डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड, तो हम जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और उसका स्क्वायर है, तो हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं हम इसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है गाइस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दे देगा, तो इसको वैल्यू डालेंगे जो कि इसके इक्वल है। तो ये भी ट्रू कंडीशन है, ये ट्रू कंडीशन है। ये वाली फॉल्स कंडीशन क्यों किया, ये कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा था और यहाँ पे कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है। कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे वैलिड डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो वह ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, दैट इज 1 एंड 3 ही वैलिड है। तो आपको ध्यान से देखना है। अच्छा क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्या आपको दे रखा है, ए और बी आर द यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा क्या है, एंगल है उनके बीच में। देन व्हाट इज द साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप देखो सर गाइस, मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, जब आपको कुछ समझना है तो आप ऑप्शन से उठा के क्वेश्चन करो, ठीक है। तो एक ऑप्शन में आपको दे रखा है ए प्लस बी दे रखा है और एक माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आप हमेशा ना देखो, आप या तो आप ए प्लस बी कर सकते हो या ए माइनस बी कर सकते हो। ए प्लस बी में हमको पता है कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी कॉस थीटा आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। तो एक बार आप ए प्लस बी के लिए चेक कर लो और एक बार ए माइनस बी के लिए चेक कर लो, इट्स अप टू यू। तो गाइज मैं ए प्लस बी के लिए भी चेक करता और ए माइनस बी के लिए भी चेक करता। तो मैं ए माइनस बी के लिए अगर चेक करूँ कि ए माइनस ऑफ बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका ए प्लस अच्छा सॉरी, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर 49 कर लेंगे, ठीक है ना। तो a माइनस बी को अगर मैं देखूं तो हम जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड भी अगर मैं देख लूं तो इसे बोल सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देखो, चारों में स्क्वायर है, तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, उसका होल स्क्वायर गया, इसका रूट आना था है ना, रूट आता, फिर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। तो स्क्वायर कर रहा हूँ तो ए, आप लोग ओके, मैं आपको कंफ्यूज ना हो जाए। देखो भाई, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूँ तो वो रूट हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, रूट में रहेगा। अब यहाँ पे सब में स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा, ठीक है गाइस। अब एक चीज़ समझो, इसने बोला कि यूनिट वेक्टर है, मतलब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा, जिसमें हम ले सकते हैं 2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ दोस्त, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, मैं 1 माइनस कॉस थीटा का लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आप लोग जानते होंगे, आइडेंटिटी है ये डायरेक्टली, ठीक है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो हमसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, जो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। तो यही मेरा आंसर है, ठीक है ना। अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे ये ए माइनस बी यूज़ कर देना चाहिए गाइस, जब आप यहाँ पे आओगे ना, इस यहाँ पे जब आप इतना पोर्शन कर दोगे तो यहाँ पे आके आपका फंसने लग जाएगा।
तब आप समझो। तो आप क्या करो, एक बार a प्लस बी में आधा क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, फिर a माइनस बी में आधा क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ठीक है ना, तब आपको पता चल जाएगा। विद इन मैं बता रहा हूँ कि आप हार्डली इस लाइन को लिखने में शायद 1 मिनट खर्च करो और दूसरी लाइन को भी लाइन में 1 मिनट, 2 या 2.5 मिनट में आपका समझ आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। क्वेश्चन लंबा नहीं है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे कुछ समझ ना आए वहाँ पे ऑप्शन से उठा के करो, जहाँ पे कुछ समझना है कि कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है, तो आप हमेशा ऑप्शन में देखो कि ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये एक स्ट्रेट लाइन कब डिफाइन करेगी, तो कंडीशन यही होती है कि भाई ए, अगर इसमें से मतलब एक एटलीस्ट ए एंड बी में एक जीरो नहीं होना चाहिए। अगर दोनों जीरो हो गए ना गाइस, तो ये एक कांस्टेंट हो जाएगा जो एक लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, एक कांस्टेंट सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो एटलीस्ट ए और बी में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, एक नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, वही लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्टली बी में दे रखा है आपको कि ओनली व्हेन इट एटलीस्ट वन ऑफ द ए बी नॉन जीरो, तभी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर सपोज ए को जीरो रख दूँ, बी को जीरो रख दूँ, तो सी क्या है, एक जीरो के इक्वल है। तो ये एक सी क्या है, कांस्टेंट है। अब जरूरी थोड़ी है कि सी हमेशा जीरो, ये कांस्टेंट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। अब मैं ये कंफर्म थोड़ी बोल सकता हूँ कि सी ही जीरो है, ठीक है ना। तो इट कैन, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही जीरो रहेगा, इसकी कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है, ठीक है, आर्बिट्री वैल्यूज़ हो सकती है, हमेशा कॉन्स्टेंटली जीरो नहीं रहेगा। तो इस वजह से क्या होता है, अगर ये जीरो नहीं रहेगा तो हमें कोई ना कोई ऐसा चीज़ चाहिए जो इक्वेशन को जीरो बना रही हो, तब हमें एक ना एक नॉन जीरो वैल्यू चाहिए ही चाहिए। अगर ए भी जीरो हो गया तो वो सी को न्यूट्रलाइज कैसे करेगा भाई, जो सी को न्यूट्रलाइज तो नहीं कर सकता हो। तो इसका मतलब यह है हमें एक ना एक नॉन जीरो चाहिए ही होता है। तो इस चीज़ को आप इस तरह से भी समझ सकते थे, ठीक है ना। तो आंसर इज डी है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़, द एंगल बिटवीन द लाइन्स, आपको ये लाइन दी गई हैं और हम जानते हैं, यहाँ पे आप सीधे से डायरेक्टली कर लीजिए, हम स्लोप निकाल लेते हैं m1। तो पहला वाला इसमें से देखो, इसमें से स्लोप क्या आएगा, ये x उधर चल जाएगा, माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक स्लोप हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा स्लोप क्या हो जाएगा, चेक करो, तो यहाँ पे आ जाएगा m2 इज इक्वल टू, ओके, हम लिख सकते हैं इसे साइन बीटा बाय कॉस बीटा पॉजिटिव में, ठीक है। और हमें निकालना है एंगल, तो हम जानते हैं अगर हमें एन निकालना है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2, ये थीटा निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो पुट कर लीजिए भाई m1 m2, तो यहाँ से जैसे आप m1 m2 पुट करोगे, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर लेता हूँ, आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो जो हमारा आएगा ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको आप जैसे ही रखोगे ना तो ये कॉट के उसमें आ जाएगा, कॉट अल्फा माइनस बीटा, कॉट अल्फा माइनस बीटा और टेन थीटा, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे कॉट है, ये टेन है, लेकिन इसका जो एंगल है वो अल्फा माइनस बीटा है, इसका एंगल थीटा है। कई लोग क्या करेंगे, टेन थीटा काट देंगे, इसको टेन बना देंगे और सोचेंगे कि कट जाएगा। ये मेरे भाई ये टेन थीटा है और ये कॉस अल्फा माइनस बीटा है, एंगल क्या है, अलग अलग है। एंगल अलग अलग है तो हमें कुछ इस तरह से करना है कि ये क्या हूँ साथ में बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस टेन को मैं क्या करूँगा, इस कॉट को चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो कॉट टेन में चेंज करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, टेन, हम जानते हैं कि जो ये टेन है ये कैसे कटेगा, कैसे टेन बनेगा, तो हम जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा अगर मैं करता हूँ तो वो टेन थीटा होता है मेरे भाई, होता है नहीं होता। उसी तरह यहाँ पे कॉट जो हो जाएगा वो टेन में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा, देखो अल्फा नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा बीटा। अब 10 से 10 आराम से जा सकता है क्योंकि इक्वल टू में, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू, जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो π/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा आ गई। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये हो नहीं सकता, दो ऑप्शन नहीं हो सकते, यहाँ प्लस में ये भी हो नहीं सकता, जो लास्ट ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट है। चाहो तो आप यहाँ पे 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा लिख सकते हो और ये लिख सकते हो, सॉरी इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। 2 बीटा नेगेटिव में है,
टेन माइनस थीटा अल्फा नेगेटिव हो जाएगा और बीटा पॉजिटिव हो जाएगा। मे बी स्लाइटली मिस प्रिंट हो, यहाँ पे चेक कर लेना आप, ठीक है ना। 2 अल्फा या फिर क्वाड्रेंट में भी चेंज ही हो सकती है, या मैंने कहीं माइनस ही गलती हो सकती है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन डी रहेगा। ये हमें प्लस में आ रहे हैं जो कि गलत है, एक ना एक तो नेगेटिव रहेगा और ये शुरू के दो हो नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अच्छा 49 स्किप कर दिया था, आई थिंक हमने स्किप कर दिया था। 49 क्वेश्चन यहाँ पे है और वो इसके पीछे छिप गया है। कई लोग सोचेंगे कि जानबूझ के स्किप किया ताकि कि क्या पता मुझे आता ना हो, इस वजह से स्किप कर दिया। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज सेम एज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द साइड ए बी। भाई ट्राइंगल ऑफ जब क्रॉस में रहता है तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस रहता है ये, तो ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन ये बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो कि क्या होता है, एक पैरेललोग्राम का रहता है मेरे भाई, तो ये पहला तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हाफ ऑफ ये होता है ट्राइंगल में। दूसरी कंडीशन है, अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो है, ए इज नॉन जीरो वेक्टर, बी इज नॉन जीरो वेक्टर, देन ए इज इक्वल टू लैम्डा बीटा। हम जानते हैं कि भाई अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड, अगर मैं किसका मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ए क्रॉस बी के बारे में बात करूँ, किसके, ए क्रॉस बी के बारे में बात करूँ दोस्त, और ये जीरो के इक्वल टू आ जाता है। मैग्नीट्यूड बोला है इसने, अच्छा मैग्नीट्यूड नहीं बोला है, बस ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो बोला है, आई एम सॉरी, मैग्नीट्यूड नहीं बोला है। ए क्रॉस बी अगर बोला आपको, क्या बोला, ए क्रॉस बी अगर आपको बोला है जीरो के इक्वल, तो ये हमेशा पैरेलल लाइन्स की कंडीशन है, ठीक है ना। पैरेलल की कंडीशन, अगर पैरेलल की कंडीशन है तो हम जानते हैं वेक्टर इज इक्वल लैम्डा बीटा, बिल्कुल सही होगा, कोई ना कोई लैम्डा की बीटा वैल्यू होगी, आपने लाइन के उसमें पढ़ा होगा। तो ऑप्शन केवल जो दूसरा है वो ही ट्रू होगा, टू ओनली, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। 51 52 तक कर दिया आई थिंक, ना 53 चल रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, यार हमको दो पॉइंटों के बीच में ये डिस्टेंस निकालनी होती है। आप सबको पता है x1 y1 और x2 और y2 के जो रहते हैं, हम जानते हैं कि किस तरह से डिस्टेंस निकाली जाती है। तो मैं जैसे लिख देता हूँ, डी स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ताकि मुझे रूट से बचना पड़े, रूट से बचूंगा, तो रूट से बचूंगा तो क्या हो जाएगा, लिख लीजिए ये m आ गया, यहाँ पे m आ गया, यहाँ पे m आ गया, m आ गया। तो डायरेक्टली मैं सीधे सीधे आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। तो हर जगह पे m आ रहा है तो सबसे m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सबसे m स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा है, ये कॉस 2 अल्फा अच्छा स्क्वायर भी तो हो जाएगा यार, एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो ये टू हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, दैट इज साइन टू अल्फा माइनस साइन टू बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, कॉस एल का प्लस साइन टू साइन बीटा, ये आपको फॉर्मूला था, ये हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया। हाँ, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर हो जाएगा गाइज, और यहाँ पे इसको खोलोगे आप तो देखो ये हो जाएगा ए कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा साइन टू अल्फा साइन टू बीटा। इसको अगर आप खोलोगे तो ये डायरेक्टली आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा किसकी, ये आपका जो कन्वर्ट हो जाएगा वो आ जाएगा दो आ जाएगा, देखो टू साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, और ये आ जाएगा टू टू जा फोर, और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। आप लोग इसको खोल लेना, ठीक है, टू अल्फा बीटा, इट विल टेक टाइम, सो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या हो जाएगा, टू अल्फा बीटा, ठीक है ना, सॉरी
तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, आप इसको खोल लेना और खोल के आप लोग इसे चेक कर लेना। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एम स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अगर मैं इसको डी यहाँ पे से अगर मैं डी स्क्वायर रूट हटाता हूँ तो डी स्क्वायर आता हूँ तो ये जगह 4m, ठीक है। m के मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन जो यहाँ आएगा ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर जैसे हटेगा तो ये आ जाएगा 2m, क्योंकि m स्क्वायर है 4 का 2 हो जाएगा, और साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ऑप्शन पहला। यहाँ पे मॉडुलस क्यों लगाया गाइस, यहाँ पे मॉडुलस इसलिए लगाया क्योंकि हमें क्या करना है, डिस्टेंस, डी इज़ द डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन अगर बीटा की वैल्यू में क्या होगा, ये डिपेंड कर रहा है, जो साइन की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है अल्फा माइनस बीटा के ऊपर। अब हम नहीं जानते कि अल्फा माइनस बीटा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर नेगेटिव वैल्यू देगा तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती मेरे भाई। तो उससे बचने के लिए हमने क्या लगा दिया है, मॉडुलस लगा दिया है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट है गाइज। यहाँ पे आप ये कर सकते हो cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर कर सकते हो। ये आपका आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। गाइज यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, साइड से ग्रुप में किसी ने ये क्वेश्चन पूछा भी था मुझसे आई थिंक। तो ये तो गाइज अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो इसको, तो ये जो है ये एक्स वाई प्लेन में है। तो अगर मैं इसको ढंग से बनाऊँ ना तो देखो ये हो जाएगा, ये कोई पॉइंट है यहाँ पे ऐसे, और ये आपका एक्स नेगेटिव प्लेन में जो यहाँ पे दिख रहा है, और वाई आपका पॉजिटिव प्लेन में, मतलब वाई की वैल्यू √3 है, सॉरी हाँ वाई की वैल्यू √3 है यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से है। आपको थर्ड वर्टेक्स निकालनी है। अब थर्ड वर्टेक्स कैसे हो सकती है, यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, x √2 है ये, और y √2 है यहाँ पे ऐसे। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस का ही देखो ना तो ये कोऑर्डिनेशन में नहीं हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे x √2 है पॉजिटिव में, और y √2 है नेगेटिव में, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा फिर, तो ये तभी भी एक कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकता। ये कुछ इस तरह से जाना चाहिए ऐसे। तो आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ तो ये इस कोऑर्डिनेट में रहेगा XY में, जो कि सी ऑप्शन मुझे दिखा रहा है। अगर आप थोड़ा सा एक रफली आइडिया सोचो तुक्के मारने वाला, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया सिनेरियो सोचने का, कई बार इस तरह से आपका काम चल जाता है। तो आपको क्या करना है, मेरे पे एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें -1 1 है, और ये कितना है √-3 3 है। अगर कभी भी आपको ये वाला पॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना है, जो एक ये वाला x के कोऑर्डिनेट है, मतलब -1, और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना है -√3, ठीक है। प्लस का साइन लगाना है, प्लस का साइन, अब फिर से x √3 लिखना है तो -√3 आ जाता है, ठीक है। ये √3 x की लगाना है, और फिर से यही लिखना है -1 -√3/2। इससे जो आपका x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट। उसी तरह अगर y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेम डिट्टो करना है। यहाँ पे 1 आ गया 1, और यहाँ पे कितना है √3 है, सॉरी, तो 1 + √3 आ जाएगा। अब प्लस आ गया गाइस, यहाँ पे कितना है √3 पॉजिटिव है, तो √3 पॉजिटिव +1 + √3 करेंगे, और साथ में 2, तो आपका ये कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। कर लीजिए आप इसको सॉल्व। तो जब करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा x = 1 और y = 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 1/1 आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया कभी भी कोऑर्डिनेट, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है तो इस तरह से आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, इफ़ द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस। तो देखो भाई माइनर एक्सिस ये है और मेजर एक्सिस आपकी ये है। इसमें बोला कि जो एंड पॉइंट है, the angle between the line joining the end point of the minor axis of the ellipse with one of its foci is 5/2, then the eccentricity। ये कह रहा है कि जो एंगल, जो इसकी एंगल है, ये माइनर एक्सिस की जो एंड पॉइंट है वो एक एंगल बनाते हैं का 99.2, तो ये हो गया 90 डिग्री भाई, ठीक है। और ये जो उसकी एक फोकाई में, ठीक है, तो एक उसकी फोकाई में हो गई, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा सपोज b, क्योंकि 2b होती है तो b बोला,
उसी तरह जो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी ए, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी सी, ये वाली डिस्टेंस। और जो ये आपकी जो ये वाली रह जाएगी ना, ये इसको ऐसे बनाता हूँ देखो, ये एक फोकाई में, तो एक फोकाई में तो ये ए हो जाएगी, ये सी हो जाएगी और ये बी हो जाएगी। अब ये टोटल ऐसा दे रखा था कि ये वाला जो है ये 90 डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 और ये भी 45 डिग्री सिमेट्री, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। टोटल सिमेट्री बनी है, इसलिए हमने 45 डिग्री पे इसको शिफ्ट कर दिया। अब 90 डिग्री से क्या हो रहा है कि जो ये 90 डिग्री है, तो हम जानते हैं यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं गाइस, अब क्या जानते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा भाई, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, और इसके कारण जब ये 45 डिग्री रहेगा तो जो बी होगा वो सी के इक्वल होगा, बी इक्वल टू सी। तो बी इक्वल टू जैसे ही सी हो गया तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2c स्क्वायर आ जाएगी, और ए और सी की वैल्यू स्क्वायर सी आ गई, तो हम लिख सकते हैं ए बाई सी इज इक्वल टू √2/1, ठीक है, और सी जो है वो सी बाई ए को मैं लिख सकता हूँ 1/√2। और हम जानते हैं कि इलिप्स में अगर सॉरी क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी में अगर मुझे निकालना है तो मुझे जो इसेंट्रिसिटी होती है वो सी बाई ए ही होती है, तो सी बाई ए इजकल टू 1/√2 है, तो मेरा आंसर आ चुका है, तो यही आपका आंसर है। इस तरह से आपको निकालना था, कुछ नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल था और कुछ नहीं था, क्वेश्चन लंबा नहीं था, सिर्फ लॉजिकल था, ठीक है। A point on a line has a coordinate where p is the real number, where the direction cosines हमें निकालना है जहाँ पे मुझे 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, 3 पॉइंट मुझे दे रखे हैं। दैट मीन्स अगर मैं x के बारे में बात करता हूँ तो x इज इक्वल टू पी प्लस 1 दे रखा है, y इज इक्वल टू पी माइनस 3 दे रखा है, और z इज इक्वल टू √2p दे रखा है मेरे भाई। तो अगर मैं यहाँ से √2p निकालना, p की वैल्यू निकाल दो, किसकी वैल्यू निकाल दो, p की वैल्यू निकालोगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y प्लस 3/1 इज इक्वल टू z अपॉन √2 इज इक्वल टू p। अब ये गई स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन बन गया। अब ये डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना है, तो हम डायरेक्शन क्वेश्चन जानते हैं, क्या निकालेंगे, डायरेक्शन क्वेश्चन क्या आ जाएंगे हमारी 1/√2, तो ये 1 हमें क्या दे रखा है, 1/√2 दे रखा है, तो 1/√2 इज इक्वल टू वी नो दैट व्हाट भी करेंगे हम 1 बाय इन सब का स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 4 दैट इज 2, इसका भी आ जाएगा 1/1/2, और इसका √2 हमें पहले से दे रखा है, और इसका हम 2 लिखेंगे तो ये 1/√2 आ जाएगा, तो z का आ जाएगा 1/2 हम जानते हैं ना। दोबारा बता देता हूँ, इसका स्क्वायर किया, वो स्क्वायर किया, और √2 का भी स्क्वायर किया, तो आप लोग जानते हैं किस तरह से करना है, ठीक है ना भाई। तो ये 1/2 निकल कर जाएगा, और यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 1/2 तो आप लोग जानते हैं किस तरह से करना है, ठीक है। अच्छा गाइस, 57वां क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यहाँ पे हमें हैज़ अ कोऑर्डिनेट, क्या कोऑर्डिनेट होंगे, तो कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होंगे गाइस, इसको हम रख लेते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू, वही p वाली कंडीशन रख लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा p प्लस 1, है ना, यही तो कंडीशन आएगी। y इज इक्वल टू आ जाएगी 2p प्लस 3, और z की कंडीशन आ जाएगी 7p माइनस 2। तो गाइज यहाँ पे आप कुछ है नहीं, आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम बस p की वैल्यू मानते हुए चलेंगे, p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 3, जो आपको दिखेगा वही ऑप्शन है। तो मैं जैसे ही p इज इक्वल टू 1 डालता हूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरा 2 5 5 2 5 5, यहाँ पे डायरेक्टली मुझे पहले ही दिख रहा है, तो पहला पॉइंट ही कल क्लियर कर रहा है, तो p इज इक्वल टू 1 होगा तो 2 5 5 आ जाएगा, जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे, तो 57 का b, और इस वाले का क्या रहा था 1 2 2 √2 ये आ रहा था, तो ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है यार, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे प्लेन के ऊपर क्या दिया गया है, एक लाइन क्या कर रही है, लाई कर रही है, एक लाइन क्या कर रही है, लाई कर रही है उस प्लेन के ऊपर। तो हम एक देखो, जब आप प्लेन और लाइन के बारे में पढ़ते हो ना, सपोज मैं आपको थोड़ा सा पहले हल्का सा बताऊँ, जब भी कोई लाइन अगर एक प्लेन के ऊपर जा रही है
तो मैं आपको वेक्टर में ना ले जाके मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक लाइन के लिए तो जो लाइन का जो पॉइंट होगा ना मेरे भाई, जो लाइन पे एक पॉइंट होगा वो मस्ट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, मस्ट सेटिस्फाई करेगा द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है, और एक इक्वेशन ऑफ लाइन है मेरी एक्स ए माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस वाई वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन बी वन, रखो इसको सी वन रखो, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे आप, तो ये हमारी इक्वेशन एक स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म में है और ये प्लेन है कार्टेशियन फॉर्म में। तो एक दो रिक्वायर्ड क्या होती हैं, रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, कोई भी रिक्वायर्ड कंडीशन तब दो पॉसिबिलिटी होती है, कब, जब कोई लाइन प्लेन के ऊपर मतलब प्लेन पे लाई कर रही हो, तो दो रिक्वायर्ड कंडीशन होती हैं, वो आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है कि ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन इज इक्वल टू होता है 0। दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है आपकी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई ऑन अ प्लेन। ये रिक्वायर्ड कंडीशंस होती है कार्टेशियन फॉर्म में, बाकी मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, हमने कहा ये कंडीशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये वाले एक पॉइंट एक्स वाई और ये इस पे रख दोगे आप, तो आपकी कंडीशन आ जाएगी। तो ये रख दो सचिन, ये आ जाएगा 2, एक्स क्या है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 4, वाई कितना है यहाँ माइनस और यहाँ पॉजिटिव 2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, प्लस जेड के साथ क्या आ जाएगा के इज इक्वल टू 7, ठीक है, इज इक्वल टू 7 तो रख देंगे, ये 8 से 8 कट जाएगा आपस में, और जेड का मतलब कोऑर्डिनेट कितना 1 है, 1, तो ये 1 होगा 1 के, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो आपका आंसर है 7, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या होती हैं। कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू मस्ट हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट विद द लाइन लाई ऑन द प्लेन, तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए, मैंने वो बता दिया है, ठीक है। और इसके जो आंसर शीट की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर वहाँ के डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1 मेक्स एन एंगल थीटा डिग्री विद द पॉजिटिव, ये ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, ये इसको जेड मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। तो जेड की जो पॉजिटिव एक्सिस है वो जा रही है, तो ये हो जाएगा थीटा डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री बना रहा है। एंड द कोसाइंस ऑफ द एंगल मेड बाय इट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस एंड द एक्सिस एंड द रेशियो। जो एक्स एक्सिस देखो भाई हमें क्या बोल रहा है, डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन द एंगल मेड बाय विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द, जो एंगल बना रहा है, तो हम जानते हैं कि एल इज इक्वल टू भाई जो एंगल सपोज यहाँ पे थीटा डिग्री बना रहा है, ये अगर यहाँ पे बीटा डिग्री बना रहा है, ये अल्फा डिग्री बना रहा है, तो हम जानते हैं कि इसके डायरेक्शन कोसाइन एल कॉस थीटा है ना, हम जानते हैं ये सब, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब मुझे यहाँ पे डायरेक्टली पता चल चुका है कि इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा एन, ठीक है, वो हो जाएगा कॉस थीटा मतलब कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है एन इज इक्वल टू 1/2, तो भाई एन बाई इज इक्वल टू 1/2 मुझे पता चल चुका है। दूसरी कंडीशन उसने बोला है कि जो मेरे को दे रखा है वो क्या दे रखा है, एल और एम के ऊपर, एल और एम का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है मुझे, एल और एम का रेशियो कितना दे रखा है कि जो एम है वो √3 ऑफ एल है, एल इज इक्वल टू √3 ऑफ एम, और यहाँ पे एम क्या नहीं सॉरी आई एम सॉरी, क्या रेशियो दे रखा है कि जो x है, x का l हो जाएगा जो √3 है, और m का कितना है, तो l जो है मेरा, ठीक है, l बाई m का जो रेशियो होगा गाइस वो कितना हो जाएगा, l बाई m का रेशियो जो होगा वो 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पहले दिया है, ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो m का √3 हो जाएगा और x का L1 हो जाएगा, तो यहाँ से जो m की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, √3L। अब क्या कर सकता हूँ मैं, ना मेरे पे थीटा है ना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे इनको रखूँगा भी तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि L² + M² + N² क्या होता है, 1 होता है।
तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा, देखो m की वैल्यू √3 l रख दो, l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू 1/2 रख लो, तो यहाँ पे से डायरेक्टली कर रहा हूँ। जो l की वैल्यू आ जाएगी गाइस, वो कितनी आ जाएगी मेरी, पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ √3/4। तो यहाँ पे l की दो वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव √3/4, एक नेगेटिव √3/4। अगर इसी तरह जब l की दो वैल्यू आ रही है तो m की भी कितनी आएंगी, दो वैल्यू होंगी, कि m इजिकल टू √3l है, जो कि वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 3/4 और माइनस √3/4। ठीक है, l बाई एम की वैल्यू आ गई, l की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू पॉसिबल लाइन। तो भाई देखो, दो पॉसिबल लाइन क्या क्या हो जाएंगे, एक आ जाएगा 3/4 √3/4 पॉजिटिव का, ठीक है, 3/4 और 1/2। दूसरी कंडीशन में ये आ जाएगा -3/4 √3/4 -3/4 और 1/2। अब आपको पता है कि जब आपको थीटा डिग्री निकालना है तो हम जानते हैं, अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। तो यहाँ पे L1 L2 की वैल्यू सब कुछ रख लो जी आप, जो वैल्यू आपको दी है मैं आपको डायरेक्टली करवा देता हूँ। ये आ जाएगा वैल्यू आपका -3/16 -9/16 प्लस 1/4 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली -1/2, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, मतलब क्वाड्रेंट में छोड़ के 60 डिग्री में होती है, तो आप लोग 60 क्वाड्रेंट को छोड़ के 60 डिग्री में हो सकती है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो 60 डिग्री का, यू कैन चेक बाय योर ओन सेल्फ ऑल्सो, आप खुद के द्वारा भी चेक कर सकते हो ये सब चीज़ें। मैंने आपको मेथड बता दिया, रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज अप टू यू, कि आप किसके कैलकुलेशन हो कैसे करना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द पॉइंट एक्स वाई जेड, ये जो आपको दे रखे हैं, ये किस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, किस लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो हम जानते हैं कि अगर आपको तीन पॉइंट दिए गए हैं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब आपको क्या दिया है, x1 y1 z1 दिया है, x2 y2 z2 दिया है, और x3 y3 z3 दिया है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट वही हैं, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसको पुट कर लीजिए इक्वेशन पे। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो इसमें आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको डायरेक्टली इक्वेशन पे लिख सकते हैं। तो गाइस इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आप लिख देता हूँ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और z2 दैट इज़ 3 माइनस माइनस वन प्लस 1। तो गाइज यहाँ पे से डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 और -2 अपॉन 4 दैट इज़ -1/2। अब देखो एक बार इसको इसके साथ रख के देखो, 2 से 2 कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी +1, y की वैल्यू -1। कोई दिक्कत भी आपको नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपको ये दिया गया है, देखो इसका डायरेक्टली एक अप्रोच होती है, बताता हूँ। हमेशा मिनिमम वैल्यू ही एग्जिट करेगी। कब गाइस, मैं आपको लिखवा दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री के जो शॉर्टकट्स हैं वो करवा दूंगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। तो आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है कि a sec स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकलती है, कभी भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, मिनिमम वैल्यू ही निकल जाती है, जो क्या होती है रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ बी इज इक्वल टू होल स्क्वायर। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे लिख देगा 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा की बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपको डायरेक्टली ये वहाँ तक पुट करना है, ठीक है ना, या फिर इसको 16 लिख देंगे, तो अब बताओ क्या होगी। तो इस तरह से आपकी मिनिमम वैल्यू पूछ लेंगे। तो यहाँ लिख दोगे आप 4 का हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर दैट इज 36। इस तरह से आपकी मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है मेरे भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ नोटिस करो, क्या नोटिस करो भाई, यहाँ पे ए था
यहाँ पे बी था, स्क्वायर रूट नहीं था, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर, जैसे आप इसको उसको ऊपर ले जाओगे, इसको ऊपर जाओगे तो बनेगा तो यही, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर में ये ऐसे बन जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये बन गया। तो अब कैसे करोगे आप भाई, यहाँ पे देखो जब ये ए में था तो स्क्वायर रूट आ रहा था, अब जब ए स्क्वायर आ जाएगा तो ए आ जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर ही रख दो इसके अंदर, तो ये जाएगा बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्टली ये ऑप्शन। जैसा आपको पता होना चाहिए था कैसे क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग अगर मेरे भाई अगर आप लोग मुझे अपना अच्छा रिस्पांस दोगे, आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब मतलब लाइक करोगे और कमेंट करोगे और साथ में कमेंट करके मुझे बताओगे, तभी तो मुझे पता चलेगा आपको कौन कौन सी चीज़ें आती हैं नहीं आती हैं। मेरे को कैसे पता चलेगा आपको ये चीज़ बतानी है कि नहीं बतानी है। अब मैं पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो मैं उतना ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं ले आ सकता हूँ, क्योंकि देखो अभी 1 घंटा हो चुका है और अप्रॉक्सीमेटली हम 62 क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। तो देखो एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है और एंगल सी दे रखा है, जिसमें मुझे बी और एंगल सी के जो रेशियो दे रखा है वो √3 और √2 दे रखा है। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन गाइज आप लोग अगर जानते हो मेरे भाई, है ना, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ एक चीज़ समझूँ तो साइन बी अपॉन साइन सी का अगर मैं रेशियो चेक करता हूँ, ठीक है, साइन बी अपॉन साइन सी का रेशियो हो जाएगा तो √3/√2 दे रखा है, मतलब सी जो है √2 है, साइन बी का जो रूट है वो √3 है। ठीक है, एपी में दे रखा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, देखो अब साइन बी की अगर मैं सोचूं तो साइन बी की अगर मैं सोचता हूँ गाइस, तो यहाँ पे हम एक ही चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 1/√2 की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू, 1/2√2 की वैल्यू। तो हम अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन में हम जानते हैं 1/2 होता है, 1/√2 होता है, और 60 में √3/2 होता है, और 90 में 1 होता है 0। तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे √3/2 मोस्ट सिमिलर दिख रहा है इसके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं। तो मैं कर लेता हूँ इसे साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू कर लेता हूँ इसे √3/2 आ जाएगा इंटू √2 आ जाएगा। तो ये तो हो गया 2। अब ये √2 ऊपर आ गया है, नीचे 1 है, तो मैं इस √2 को इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू 1/√2। कोई दिक्कत है भाई इसको लिखने में, नहीं है। तो जब साइन भी आ गया तो साइन बी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, और सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साइन सी मतलब 1/√2, 1/√2 होती है 45 की। तो हम जानते हैं ये एपी में है, तो एपी में यहाँ 15 का गैप है, तो दैट मीन 75 क्या होगा जो ए एंगल होगा, और ए ही पूछा है तो यहाँ इधर 75। अगर चाहो तो आप अलग से भी कर सकते हो। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि 1 घंटे से ऊपर वीडियो जा चुकी है। ठीक है ना, मैं आपको धीरे इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि मुझे किसी ने बोला सर आप बहुत तेज़ी से करते हो तो कई बार सर के ऊपर से चले जाता है, तो धीरे धीरे बोलता हूँ। गाइस यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए कॉट बी। ठीक है ना, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी होगा ना, सॉरी कॉल की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए माइनस कॉट ए कॉट बी, बार बार दिक्कत प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, लेकिन ना मुझे कॉट ए कॉट बी पता है, बस कॉट ये पता है कि ये वाई होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इस कॉट ए कॉट बी को रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा 1/10b माइनस 1/10a इज इक्वल टू वाई। इसको डालो, ये हो जाएगा 10a माइनस 10b इज इक्वल टू वाई अपॉन 10a 10b। इसकी वैल्यू x है तो x बाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 10a 10b, और 10a 10b की अगर मैं इसको उल्टा लिखूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। कॉट ए कॉट बी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है वाई बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई जो इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई।
है ना। इस तरह से आप माइनस वाई रख दीजिए, तो आंसर जो आएगा आपका वो आ जाएगा मेरे भाई वो आ जाएगा आपका y बाय एक्स प्लस 1/y, ठीक है ना। ये माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ y, और ये हो जाएगा x अपॉन एक्स बचेगा ना, x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/x माइनस ऑफ 1/y। मैंने कुछ गड़बड़ ना की, होप सो। कॉट बी कॉट ए, ठीक है गाइस, यहाँ पे चेक कर लेना। तो यहाँ पे 1 माइनस 1/x माइनस 1/y आ रहा है, जो तीनों ऑप्शनों में से नहीं है, तो मे बी ऑप्शन ए 1 प्लस एक्स प्लस 1/y होगा, ठीक है ना। ये कॉट बी अपॉन कॉट ए होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक है, तो कॉट बी अपॉन केट होगा जो y हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस वाई नहीं रहेगा, तो माई माइनस आएगा, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान भटक रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है यहाँ पे, तो डायरेक्टली जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री आता है तो मैं मान के चलता हूँ बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा जैसे ही 0 हो जाएगा तो यहाँ जाएगा साइन अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, और प्लस यहाँ पर जाएगा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कटेगा 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 10a की वैल्यू दे रखी है गाइज 1/2, और 10b की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/3 आ जाएगी। इस क्वेश्चन से 10a माइनस b की वैल्यू निकालनी है, जो हम जानते हैं 10a माइनस 10b 1/2 इज इक्वल टू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इस तरह के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे गाइज, और सॉल्व करने के बाद एवरीबडी नोज क्या करना है, इसका आंसर आ जाएगा 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, वो 80 प्लस 2, तो हम जानते हैं 2 कॉस 20 कॉस 60 हो जाएगा, और कॉस 40 माइनस 40 कॉस 20 आ जाएगा, कॉस 20 माइनस कॉस 20, तो कॉस 120 कॉस 120 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, 1/2 से 1/2 कटा, और कॉस 20 इज इक्वल टू 0। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये 1/2 होगा ना, इंटू 2 से 2 क्या 1, और कॉस 20 बचा, कॉस 20 इक्वल टू 0। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, इस तरह से करना है। यहाँ पे बोला है ट्राइंगल सीरीज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड राइट एंगल देन द 10A 10B। गाइस ये दे रखा है आपको, ये बोला है कि C एक राइट एंगल है, लेट्स सी दिस इज A एंड दिस इज B। A के आगे हम यहाँ A ले लेते हैं, B के आगे हम यहाँ B ले लेते हैं, और उसके C के हम C ले लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, तो 10A 10 अगर मुझसे पूछा है 10A, तो 10A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन A और B, A/B वैल्यू 10A की वैल्यू, ठीक है, प्लस 10/B की वैल्यू 10/B, परपेंडिकुलर हो जाएगा B और बेस हो जाएगा A, तो ये हो जाएगा A² प्लस B² अपॉन AB। और यहाँ पे दिख रहा है A प्लस B² प्लस कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम एक रिलेशन जाते हैं कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो A² प्लस B² जो होता है वो C² के बराबर, तो C²/AB, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से ही करने होते हैं गाइज, अगर आप एनडीए पेपर में बैठे हो तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे A/2 दे रखा है, तो A/2 में जब आप A की वैल्यू ऐसी कुछ पुट करेंगे जो आपके लिए वैलिड हो। अगर यहाँ पे A इज इक्वल टू 90 पुट करता हूँ मैं, तो 45 बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में अगर आप 90 पुट करोगे तो आपके लिए दो चीज़ें हो जाएंगी। देखो क्या समझाता हूँ, चलो समझा ही देता हूँ आपको। मैंने A इज इक्वल टू 90 पुट किया, तो A इज इक्वल टू 90 पुट किया, तो 45 दिस बिकम द 0, मतलब ये भी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे 90 में पुट करता हूँ तो ये तो 10, तो देखो 10 वाला तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इनफाइनाइट चलना शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस 0 हो जाएगा 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो आपके आंसर है ही नहीं। बच्चा कॉट ए, तो ये भी आपका 0 दे रहा है और ये भी आपका 0 दे रहा है, तो कौन सा आंसर है आपको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे इस केस पे, हम ऐसा चीज़ ढूंढेंगे। अब आप सोचेगा 45 ऐसा मत करना कि आप 45/2 डाल दे रहे हो, तो 45/2 22/2 आपको पता नहीं, या 30 डाल दे रहे हो जो आपको पता नहीं। मुझे पता है कि अगर मैं 60 डालूंगा तो 30 मिल जाएगा, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, और इसकी वैल्यू हो जाती है 1/√3, जो हाँ कहता है 3 माइनस 1/√3 दैट इज 2/√3। तो 2/√3 चाहिए जब मैं क्या करूँ, A की वैल्यू 60 रखूँ, तो A की वैल्यू 60 रखने पे जो ये वाला ऑप्शन है देखो 2
√3। तो अब केवल जो डी ऑप्शन है वही दे रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 60 में क्या हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा केवल, तो 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आप पुट कर दीजिए वैल्यू, लेकिन यहाँ पे a/2 आ रखा है। फिर से वही गलती मत करना कि आप कुछ करो, तो मैं सीधे यहाँ पे भी a की वैल्यू 60 रख देता हूँ। जैसे ही मैंने a की वैल्यू 60 रखी तो cot 60 में मैं जानता हूँ 1/√3 होता है, और हाँ कोसेक में क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 मतलब 3/√3 हो जाएगा, दैट इज √3 आंसर। तो √3 जब हम क्या रहे हैं 60 पे, जो हमारा √3 देगा वही हमारा आंसर है। तो 60 पे √3, तो देखो 10 हटा दो, √3 नहीं दे सकता क्योंकि जैसे a60 डालोगे तो 2/30 हो जाएगा, 30 मतलब 1/√3 देगा। यहाँ पे अगर हमें 60 डालना है तो √3 इसका ये आ जाएगा आपका √3, जो आपका कॉट वाला आंसर है। यहाँ पे 2 कॉट बाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं है मेरे भाई, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा था सर ये वाला क्वेश्चन बताओ, आई डोंट नो। जैसे ही आपको ये दिखे इस तरह से दिखे तो आप समझ जाओ कि आपको 10a + 10b का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 10a 10b + 10c इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 10a + 10b + 10c माइनस 10a 10b और 10c अपॉन 1 माइनस 10a, जो ये वाली टर्म होती है, देखो 10a 10b माइनस ऑफ 10b 10c माइनस ऑफ 10c 10a, ठीक है। अब जब आप रखोगे यहाँ पे तो 15 25 और 50, 15 25 50 दैट इज 90, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट चले गई। तो एक टर्म कुछ ऊपर है आपकी और एक टर्म कुछ नीचे है। ये इनफाइनाइट कब जाएगा, जो नीचे वाली टर्म रहेगी वो इक्वल टू 0 रहेगी, है ना। जब 0 नीचे वाली डिनोमीटर अगर 0 चल जाता है तो वो इनफाइनाइट चल जाता है। इनफाइनाइट चल जाता है तो इसका मतलब है 1 माइनस 10a 10b, जो ये वाली टर्म है पूरी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और ये सब नेगेटिव में इन सबको दे रहे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो कि हमारा ये दे रखा है, ठीक है ना। ये सब पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू 1 आ जाएगी। गाइस सोचने वाली बात है बस कि आप किस तरह से सोचते हो, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, यहाँ पे दे रखा है मॉडुलस ऑफ एक्स। क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 5 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 8। तो मॉडुलस ऑफ एक्स अगर 5 है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमेशा 5 से कम रहेगी। और कब तक रहेगी कम, क्योंकि ये पॉजिटिव करता रहेगा उसके वैल्यू, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन -5 और लेस देन 5, ठीक है। तो मतलब जो x की वैल्यू है ये 5 से लेकर इस 5 तक की है, -5 से लेकर +5 तक की। और y इज इक्वल टू 0, तो मतलब ये वाला एक पोर्शन, y इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 8, ये वाला पोर्शन। इसका एरिया पूछा है, क्या ये एक रेक्टेंगल है, 5 5 10, 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर यूनिट एक एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अभी भी कुछ ऐसा फंक्शन रहता है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पे साइन 1/x है, तो इसकी कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है मेरे भाई। क्यों, क्योंकि जो ये 1/x रहता है ये एक फ्लक्चुएशन करता है ये, ठीक है ना। अगर आप इसको क्या करो, साइन की जो सीरीज होती है इसमें एक्सपेंड करो, साइन को अगर एक्सपेंड करो तो फ्लक्चुएशन रहता है, और ये x इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि x की जो पावर अगर आप इसे खोलोगे, ठीक है ना, पावर खोलोगे तो x की पावर खुलती रहती है, x की कोई भी लिमिट नहीं निकल सकती है। तो कभी भी आपको दोबारा अगर ऐसे दिखाई दे साइन 1/x, तो ये कभी भी इसकी लिमिट नहीं निकल सकती है अनटिल अनलेस, जब तक आप कुछ इस तरह से ना करो कि साइन 1/x है कुछ और देगा तो आप यहाँ पे 1/x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो वो बात की बात है कि आप कुछ करते हुए ऐसे, ठीक है ना, वो क्वेश्चन की मांग होती है जब आप क्वेश्चन को अलग से खोलो तो वाली बात है, ठीक है ना। लेकिन जब भी आपको डायरेक्टली सब पूछे साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी मेरे भाई तो कॉन्टीन्यूस नहीं हो सकता है लिमिट x इक्वल टू 0 पे लिमिट x टेंड टू 0 पे ना ये एग्जिस्ट करती है लिमिट, ना ये अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो कॉन्टीन्यूस नहीं हो सकता मेरे भाई। तो दोनों क्या है, नीदर 1 और 2। इस तरह से ही करते हैं दोस्त, ऐसे एनडी का पेपर ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोला है लिमिट दे रखी है मुझे x टेंड टू 0 साइन x0 अपॉन tan 3x0। मैंने बोला ये डिग्री में है तो आपको चेंज करनी पड़ेंगे कि इसमें रेडियन में मेरे भाई। तो हम जानते हैं हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, देखो साइन पाई 180x अपॉन 10
3π180x और लिमिट दी है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब आप कर नहीं सकते हो कुछ, तो अब क्या करेंगे, तो हम जानते हैं, एक चीज़ जानते हैं हम कि लिमिट साइन x बाई एक्स जो होती है x टेंड टू 0 पे ये 1 देती है, और दूसरा हम जानते हैं लिमिट x टेंड टू 0 tan x बाई एक्स पे भी 1 देता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसी के एंगल को इसके नीचे डिवाइड कर दूँ पाई 180x, तो ये 1 हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला मैंने मल्टीप्लाई करता गया, आप ध्यान रखो, ठीक है। मैंने नीचे डिवाइड किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई 180 बाई पाई x 1/80। उसी तरह मैं इसके नीचे भी कर लेता हूँ तो ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3π180x अपॉन 3π180x। तो गाइज अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना मेरी तरफ, हाँ ये देखो, ये वाला जो है, सॉरी, ओके गाइज, सो आई एम टू सॉरी फॉर दैट टेक्निकल इशू हो गया था, ठीक है ना, स्क्रीन बंद हो चुकी थी। तो मैं क्या कहना चाहता था, ये वाला देखो, आप मेरी तरफ ध्यान देखो है, तो ये वाला, ये कुछ ऐसे ही बन गया है ना, लिमिट साइन x बाई एक्स, जो इसके x है वही इसका यहाँ नीचे आपको मिल रहा है, तो ये 1 दे देगा आपको, ठीक है ना, लिमिट x टेंड टू 0। उसी तरह जो लिमिट रहेगा आपका x, तो ये वाला देखो आप, ये वाला मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरी तरफ देखना, ये वाला पोर्शन जो है इसके साथ जाके इसको इसके नीचे लेके आ जाओ आप, तो वो बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से tan 3πx अपॉन 180। तो मैं ये वाला पोर्शन इसके नीचे लेके आया तो इस तरह से आ जाएगा, तो ये भी 1 बन जाएगा। तो बचा क्या मेरा ऊपर में ये बचा और फिर ये बचा पाई x बाई 180 अपॉन 3πx डिवाइडेड बाई 180। हम जानते हैं जैसे कटेगा तो आंसर आ जाएगा 1/3 इज आंसर। देखो कितना इजी था, कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए कुछ थोड़े से फॉर्मूले। ओके गाइस, द लास्ट क्वेश्चन हैं 2 के 2, और इस चीज़ में हम देखेंगे, इसमें आपसे डायरेक्टली डिफरेंशियल क्या पूछिए, डिग्री पूछिए। आप जानते हो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो डिग्री कितनी है, 1 है मेरे भाई, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री चेक करेंगे तो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ एक पॉलिनोमियल का दे रखा है आपको, इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू देनी है, आप 0 पे 5, f-1 पे और f(n) का 6, इसमें वैल्यू पुट करते रहो, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो गाइज आप लोगों का रिस्पांस इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का जरूर कमेंट करें, ठीक है ना। आपको कोई डाउट है या कुछ ट्रिक है, अगर आपको चीज़ से मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कहा, ठीक है ना, आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं आप लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं। और प्लीज़ अच्छा रिस्पांस दें, मतलब रिस्पांस, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो डायरेक्टली आप कमेंट करो कि बहुत ही बेकार वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो पसंद है, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि मुझे अपनी क्वालिटी सुधारनी है या नहीं सुधारनी है, आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अपना रिस्पांस देने के लिए बोल रहा हूँ, तो ज़रूर दें अपना रिस्पांस। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।